अभी तक हमने ईसीजी के बेसिक्स के बारे में बात की थी। हार्ट रेट निकालने का तरीका बता दिया था, कार्डियक एक्सिस के बारे में बताया था और पी वेव के बारे में बताया था। अब आज हम बात करेंगे पीआर इंटरवल के बारे में। तो पीआर इंटरवल क्या होता है, इसके घटने और बढ़ने से क्या पता चलता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीआर इंटरवल होता कितना है। तो पीआर इंटरवल जो है नॉर्मली कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, तो इसके बारे में कहा गया है कि पीआर इंटरवल इज मेजर्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ द आर वेव। यानी कि पी वेव आप इसमें देख सकते हैं, इस ग्राफ में यहाँ से पी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आर स्टार्ट हो रहा है। तो पी के बिगनिंग से लेकर आर के बिगनिंग तक ये पीआर इंटरवल होता है। यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हैं पीआर इंटरवल। और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स, यानी कि 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं ये 5 स्मॉल स्क्वायर, 3 से लेकर 5 स्मॉल स्क्वायर तक पीआर इंटरवल की लेंथ होती है। एक नॉर्मल ईसीजी है जिस पे आप देख सकते हैं पीआर जो है पीआर इंटरवल, और इस पे करीब लगभग सभी जो है ईसीजी लीड्स को दिखाया गया है 1 2 3 और AVR AVL AVF V1 V2 V3 V4 V5 V6 और नीचे जो है सेकेंड स्ट्रिप है जिसको रिदम स्ट्रिप भी कहा जाता है। तो पीआर इंटरवल में हमें देखना क्या होता है कि आर ऑल पीआर कांस्टेंट। जितने भी हमने लीड्स देखे क्या सभी में पीआर जो है कांस्टेंट है। इच पीआर मेजरमेंट विद इन नॉर्मल रेंज। क्या सभी में पीआर की जो लेंथ है क्या बराबर है। इफ़ पीआर वेरीज इज़ देयर ए पैटर्न टू चेंजिंग मेजरमेंट्स। अगर एक लीड से दूसरी लीड में पीआर वेरी करता है या एक ही लीड में कंसेक्यूटिव पीआर इंटरवल्स वेरी करते हैं तो उनमें क्या सिमिलरिटी है या पैटर्न है। Make sure you check the duration of as many consecutive PR intervals as you can and ask the following question। तो हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि अगर हमारे पास जितनी भी लीड्स है, स्पेशली रिदम स्ट्रिप या लीड 2 में हम जितनी भी PR इंटरवल को काउंट कर सकें, देख सकें, उसको हमको एवेलुएट करना है और उसमें ध्यान देना है कि क्या कोई भी PR इंटरवल की लेंथ 0.12 सेकेंड यानी कि 3 स्मॉल स्क्वायर से कम है, या इफ़ इज़ द पीआर इंटरवल मोर देन 0.2 सेकेंड। किसी पीआर इंटरवल की लेंथ 0.2 सेकेंड यानी कि 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है, या डज द पीआर इंटरवल वेरी और इट कैन नॉट बी मेजर्ड। क्या कुछ ऐसे भी लीड्स हैं जिसमें पीआर इंटरवल वेरी कर रहा है, मतलब एक में 0.2 सेकेंड है दूसरे में 0.3 सेकेंड, इस तरीके से वेरी कर रहा है हर कंसेक्यूटिव पीआर इंटरवल, या कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिसमें हम पीआर मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो है 3 पॉसिबिलिटीज मिल सकती है पीआर इंटरवल में। पहला है कि इज़ द पीआर इंटरवल लेस देन 0.12 सेकेंड। क्या पीआर इंटरवल की लेंथ जो है या टाइमिंग 0.12 सेकेंड से कम ज़्यादा है। दूसरा है इज़ द पीआर इंटरवल मोर देन 0.2 सेकेंड्स लॉन्ग। क्या पीआर इंटरवल की लेंथ जो है 0.2 सेकेंड से ज़्यादा है। डज द पीआर इंटरवल वेरी और इट कैन इट मेजर्ड। मतलब या तो पीआर इंटरवल वेरी कर रहा है या इसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो 3 कंडीशन है। पहला कि 0.12 सेकेंड से कम, दूसरा है 0.02 सेकेंड से ज़्यादा, और तीसरा है कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड और इट मे बी वेरिएबल। तो अगर पहली कंडीशंस हैं कि अगर पीआर इंटरवल कम है तो इसको हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि पहला है एवी जंक्शनल रिदम, दूसरा है WPW सिंड्रोम और तीसरा है LGL सिंड्रोम। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट पीआर इंटरवल, यानी कि 0.12 सेकेंड से कम है। अब तीसरा है जब पीआर इंटरवल मोर देन 0.2 सेकेंड है। तो ये किन किन केसेस में होता है। पहला है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, दूसरा इस्चेमिक हार्ट डिजीज, और तीसरा है कुछ ऐसी ड्रग्स जो हम यूज करते हैं जिसमें कि कॉमन है डिजॉक्सिन, क्यूनिडीन, बीटा ब्लॉकर्स या रेट मॉडिफाइंग
चैनल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और तीसरा ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पीआर वेरी करता है, तो उसमें सेकेंड डिग्री एबी ब्लॉक, मोबिट्ज टाइप 1 ब्लॉक जिससे कि वेंकी वेंग फिनोमेना भी कहा जाता है, मोबिट्ज टाइप 2 2:1 एबी ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये 3 पॉसिबिलिटीज़ जो है किन किन कंडीशन से मिलती है यहाँ पे पूरा दिया जा चुका है। अब आते हैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। पहला है, तो पहले तो हम बात करेंगे जिसमें पीआर इंटरवल शॉर्ट हो रहा है, यानी कि 0.12 सेकेंड से कम हो रहा है। तो पहली कंडीशन है एवी जंक्शनल रिदम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पीआर इंटरवल होता है, ऐसे नोड से एवी नोड तक जो इम्पल्स कंडक्शन होता है तो वो वाला समय होता है। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पे एवी जंक्शनल रिदम है, यहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है एवी नोड पे ही हो रहा है। तो एवी नोड पर होने की वजह से जो ऐसे नोड से एवी नोड तक ट्रेवल का टाइम था वो अब नहीं है। तो जो डायरेक्ट है एवी जंक्शनल पे बीट जनरेट होता है और कंडक्ट हो जाता है वेंट्रिकल्स में। तो इस वजह से यहाँ पे जो है पीआर इंटरवल काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि यहाँ पे जो पीआर इंटरवल बिल्कुल शॉर्ट है, जस्ट पी स्टार्ट हुआ और आर में मिक्स हो चुका है। तो डिपोलाइजेशन फ्रॉम ए फोकस इन द एवी नोड, पी वेव्स इन्वर्टेड इन लीड टू एंड पीआर इंटरवल एबनॉर्मली शॉर्ट। तो इसमें भी देख सकते हैं कि जो पी वेव होता है इसमें इन्वर्टेड हो जाता है। तो पी वेव के बारे में हम पूरी वीडियो बना चुके हैं, देखने के लिए ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं कि यहाँ पे पी वेव जो है जो जनरली अपराइट होता है लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड है, तो किन किन कंडीशंस में पी वेव इन्वर्टेड हो जाता है उस पूरी वीडियो में दिया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वर्टेड होने की वजह से ये एवी जंक्शनल रिदम है। इसमें और भी क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। पहला तो है एवी जंक्शनल से क्यों क्यों कब किन कंडीशंस में जनरेट होता है। तो पहला एवी नोडल एस्केप रिदम्स, एवी एक्टोपिक्स एंड एवी री एंट्री टैकिकार्डिया। तो ये 3 सिचुएशंस हैं जिसमें कि एवी नोड पे ही बीट्स जनरेट होने लगती हैं। नेक्स्ट है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसमें कि पीआर इंटरवल काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि सम पीपल्स हैव एन एडिशनल कनेक्शन बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, दिस इज WP सिंड्रोम। नॉर्मली क्या होता है कि एवी नोड से बंडल ऑफ ह्यूज के थ्रू वेंट्रिकल्स में कंडक्शन होता है, लेकिन इन केसेस में कुछ ऐसे शॉर्ट सर्किट्स जनरेट हो जाते हैं जिनकी वजह से वो बाईपास कर जाते हैं मेन पाथवे को और एडिशनल कहीं ना कहीं किसी दूसरे पाथवे से वेंट्रिकल को डिपोलाइज कर देते हैं। तो इसमें इस डिजीज में सिंड्रोम में जो पाथवे बनता है उसका नाम है बंडल ऑफ केंट। द एसेसरी पाथवे कॉल्ड द बंडल ऑफ केंट कंडक्ट्स मोर क्विकली देन द एवी नोड, यानी कि जो नॉर्मल पाथवे जब तक डिपोलाइज करता है उसके पहले ही ये जो बंडल ऑफ केंट है यहाँ पे उसको डिपोलाइज कर देता है। तो डिपोलाइज वेव जल्दी वेंट्रिकल में पहुँच जाती है जिसकी वजह से पीआर इंटरवल जो है शॉर्ट हो जाता है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमारा नॉर्मल पाथवे है, ये भी नोड से बंडल ऑफ हीज के थ्रू लेफ्ट बंडल राइट बंडल अडेन एंटीरियर पोस्टीरियर फेसिकल्स। लेकिन इस केस में जब WPW का सिंड्रोम का केस होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में जो एसेसरी पाथवे बना है इसे ही हम बंडल ऑफ केंट कहते हैं, और इसकी वजह से जो मेन पाथवे की बजाय इधर से वेंट्रिकल्स जल्दी से डिपोलाइज हो जाते हैं। तो जो एक्चुअल टाइम लगता है उससे काफ़ी जल्दी कम समय में ही ये डिपोलाइज हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेटेड वेंट्रिकल ये डायरेक्ट इसको डिपोलाइज कर देता है। और इसकी खास बात ये होती है कि जो यहाँ पे इस ग्राफ में हम देखेंगे कि एक जो है स्लर्ड अप स्ट्रोक होता है आर का, जनरली एक्यूट स्ट्रोक होता है आर वेव। कभी भी किसी में देखेंगे तो आर वेव सडन अपराइट हो जाता है बेस लाइन से, लेकिन यहाँ पे स्लर्ड अप स्ट्रोक होता है, धीमे धीमे राइज करता है। तो जो ये हल्का सा कर्व लिया हुआ वेव बनता है इसको डेल्टा वेव बोलते हैं, और ये इसका सिग्निफिकेंस होता है WPW सिंड्रोम का कि अगर डेल्टा वेव बन रही है तो ये मोस्ट प्रोबेबली द केस ऑफ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। नेक्स्ट इसी में है शॉर्ट पीआर इंटरवल कैटेगरी में कि लॉन गैनांग लेवाइन सिंड्रोम। ये जस्ट सिमिलर होता है WPW सिंड्रोम के, लेकिन जो इसमें एसेसरी पाथवे बनता है इसका लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
और इसमें जो पाथवे बनता है उसका नाम है बंडल ऑफ जेम्स। बंडल ऑफ जेम्स में जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो एसेसरी पाथवे बनता है वो डायरेक्ट बंडल ऑफ हिज को ही कम्युनिकेट करता है। ये हमारा नॉर्मल पाथवे है, लेकिन इसमें यहाँ से एक एसेसरी पाथवे जो बंडल ऑफ हिज को डिपोलाइज कर देता है। इसकी वजह से इसमें भी पीआर इंटरवल शॉर्ट होता है, लेकिन पाथवे सेम होने से क्यूआरएस कम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती है। अब आते हैं फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। तो यहाँ से हो रहा है कि पीआर इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग होता है 0.2 सेकेंड से ज़्यादा तो हम उसको ब्लॉक में ले जाते हैं। तो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक सबसे पहले देखेंगे। तो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में क्या होता है कि लॉन्ग पीआर इंटरवल, यहाँ पे इस ग्राफ में 0.31 सेकेंड हो चुका है, 0.31, जबकि नॉर्मल होता है 0.2 सेकेंड। तो इस केस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं इस ग्राफ में कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब 8 के आसपास जो है आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 जो है स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो 8 स्मॉल स्क्वायर्स का मतलब करीब करीब वही 0.31 सेकेंड हो गया। तो पीआर इंटरवल आप ऐसा काउंट कर सकते हैं कि प्रोलॉन्ग है। और फर्स्ट डिग्री अगर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है और बाकी पी कम्प्लेक्स क्यूआरएस कम्प्लेक्स बिल्कुल नॉर्मल जैसे हैं, तो सिंपली ये जो है फर्स्ट डिग्री ब्लॉक का केस होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कई बार यही जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। तो पीआर, तो अब आते हैं कि पीआर इंटरवल वेरी कर रहा है। जिससे फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में देखा कि पीआर इंटरवल कांस्टेंट है, जहाँ भी आप मेजर करेंगे उसमें 0.31 सेकेंड का ही था। इसके पहले वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं, इसमें यहाँ भी अगर उतना ही है सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो जितने कंजिक्यूटिव पीआर इंटरवल्स है सब में जो है सेम है। लेकिन यहाँ पे जब मेजर हम ना कर पाएँ या वेरी करें, जितने कंजिक्यूटिव पीआर इंटरवल्स है, मतलब पहला पीआर इंटरवल सपोज 0.12 है, दूसरा 0.13 है, तीसरा 0.14 है, तो या तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाए या कई बार जो है फॉलो ना करें। तो ऐसे केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो पहला है if the PR interval gradually lengthens with each beat until one P wave fails to produce a QRS complex, the patient has Morbid's type 1 AB block। तो अगर ऐसा केस आता है कि जिसमें ग्रेजुअली बढ़ता है और एक टाइम के बाद एक पी वेव फेल कर जाता है ट्रांसमिट होना, और जिसकी वजह से क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं बनता है, तो यह होता है मोबिट्स टाइप 1 AB ब्लॉक। दूसरा केस है कि इफ़ द पीआर इंटरवल इज फिक्स्ड एंड नॉर्मल, मतलब हर कंजिक्यूटिव पीआर इंटरवल सेम रहेगा, बट ऑकेजनली ए पी वेव फेल्स टू प्रोड्यूस, ऑकेजनली बीच में कहीं एक पी वेव प्रोड्यूस नहीं होती है और क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं बन पाता, तो उसको बोलते हैं टाइप 2। तो अंतर इतना ही है कि टाइप 1 में ग्रेजुअली लेंथन हो रहा है पीआर इंटरवल और सडन मिस कर जाती है एक पी वेव, लेकिन इसमें मोबिट्स टाइप 2 में सभी पीआर इंटरवल सेम होते हैं और एक पी वेव ड्रॉप हो जाती है। तीसरा, इफ़ अल्टरनेट पी वेव्स नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस कम्प्लेक्स द पेशेंट हैज 2:1 AB ब्लॉक, यानी कि एक हर दूसरी पी वेव ट्रांसमिट नहीं होती जिससे क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं बनता, तो उसको 2 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस बनता है, इसलिए 2:1 ब्लॉक। और तीसरा लास्ट है कि इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन पी वेव एंड क्यूआरएस कम्प्लेक्स, यानी कि कभी भी पी वेव बन जाए, कभी क्यूआरएस बन जाए, कभी ना बने, यानी कि कोई सिमिलरिटी या कोई भी रिलेशनशिप ना मिले, तो दिस इज़ द केस ऑफ थर्ड डिग्री AB ब्लॉक, जिसे कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहा जाता है। मोबिट्स टाइप 1, Morbid's type 1 AB block is one of the type of second degree heart block and is also known as Wenck-Wax phenomena. Its characteristic features are the PR interval shows progressive lengthening until one P wave fails to conduct and fails to produce a QRS complex. The PRS interval resets to normal and the cycle repeats. तो जो मोबिट्स टाइप 1 में होता है कि ग्रेजुअली पी आर इंटरवल लेंथन होता है, पहले से ज़्यादा होने लगता है, यानी कि अगर पहले में आपका जो है 0.2 सेकेंड है तो दूसरा पी आर इंटरवल सेम लीड में 0.21 सेकेंड, तीसरे में 0.22 सेकेंड, चौथे में 0.23 सेकेंड, तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और एक पी वेव सडन बीच में प्रोड्यूस ट्रांसमिट नहीं होगा तो क्यूआरएस कम्प्लेक्स जनरेट नहीं होगा, और फिर समय के बाद रिसेट होकर फिर वापस वहीं से शुरू होगा
जो कि पहले वाले बीट में चल रही थी, यानी कि 0.2 सेकंड से शुरू होगा, फिर 0.21, 0.22, 0.23। तो ये टाइप 1 AV ब्लॉक है। और ये जो फिनोमेना है ग्रेजुअली लेंथनिंग का, इसको बोलते हैं वेंकी-बैक्स फिनोमेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में कि यहाँ पे 0.12 सेकेंड है, दूसरे में 0.28 सेकेंड है, तीसरे में 0.32 सेकेंड है, और यहाँ पे 0.32 के बाद देखेंगे कि अब ये आना चाहिए यहाँ पे पी वेव, लेकिन यहाँ पे नहीं जनरेट कंडक्ट हुआ, और यहाँ पे एक जो है क्यूआरएस कम्प्लेक्स आपकी मिस कर गई। तो मिस करने के बाद फिर वापस रीसेट होता है, और 0.16 सेकेंड, फिर वैसे दूसरा 0.28, तीसरा 0.32, ऐसे फिर जनरेट और आ जाता है कंटिन्यूएशन में। और फिर 3 के बाद फिर एक पी वेव जो है यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो पाएगी, तो क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं जनरेट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है फीचर्स क्या क्या हैं। प्रोग्रेसिव लेंथेनिंग ऑफ पी आर इंटरवल, ए पी वेव देन फेल्स टू बी कंडक्टेड, पी आर इंटरवल रिसेट्स एंड रिसाइकिल रिपीट्स। यहाँ पे जो है फिर यही साइकिल सेम रिसेट हो जाती है, फिर एक मिस करेगी, फिर रिसेट हो जाएगा। तो इसे मोबिट्स टाइप 1 AV ब्लॉक कहते हैं, और फिनोमेना का वेंकी-बैक्स फिनोमेना। अब टाइप 2 में क्या होता है कि टाइप 2 AV ब्लॉक इज अनदर टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक, एंड its characteristic features are most P waves are followed by a QRS complex. The PR interval is normal and constant. Occasionally a P wave is not followed by a QRS complex. तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें जितने भी आपके PR इंटरवल हैं सब सेम है। देखिए 0.12 सेकेंड, 0.12 सेकेंड, यहाँ भी 0.12 सेकेंड, लेकिन इसके बाद 0.12 सेकेंड में फिर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये पी वेव कंडक्ट नहीं होती, और यहाँ पे क्यूआरएस कम्प्लेक्स बनना चाहिए लेकिन नहीं बना, फिर रीसेट हो जाता है, और फिर 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, और फिर यहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ क्यूआरएस यहाँ पे नहीं बना। तो इसमें सभी क्यूआरएस का सभी पीआर इंटरवल्स की लेंथ सेम होती है, लेकिन सर्टेनली कोई एक पी वेव कंडक्ट नहीं होती, इससे क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं बन पाता है। 2:AV block. 2:AV block is a special form of second degree Hurt block in which alternate P waves are not followed by QRS complex. इसमें क्या होता है कि हर एक P wave के बाद जो है QRS complex नहीं बनता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक P wave, यहाँ QRS, फिर P wave, यहाँ पे हर एक में देखिए एक दूसरा जो है नॉन कंडक्टेड P wave एक बनना चाहिए, लेकिन एक P के बाद दूसरा QRS नहीं बन पाता। तो एक पी वेव के बाद एक क्यूआरएस बनेगा, लेकिन दूसरे पी के बाद क्यूआरएस नहीं बनेगा, फिर तीसरे पी के बाद क्यूआरएस बनेगा, फिर चौथे के बाद क्यूआरएस नहीं बनेगा, यानी कि हर दूसरा पी वेव आगे कंडक्ट नहीं हो पाता, तो जिससे कि दूसरे पी वेव के बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं बनता है। नेक्स्ट है थर्ड डिग्री AV ब्लॉक। तो इन थर्ड डिग्री AV ब्लॉक, complete third block, there is complete interruption of conduction between atria and ventricle so that the two are working independently. QRS complexes usually arise as the result of ventricular escape rhythms. The characteristic feature of complete third block are P wave rate is faster than ventricular QRS complexes. P wave bears no relationship to the ventricular QRS. If block occurs in AV node, QRS complexes are usually narrow due to subsidiary pacemakers arising in the bundle of His. If block occurs below the AV node, QRS complexes are usually broad due to subsidiary pacemaker arising in the right bundle branches. तो इसमें जो है पी वेव क्यूआरएस कम्प्लेक्स में कोई भी स्पेशलिटी या कोई भी रिलेशन नहीं मिलता। इसमें कभी भी पी बन सकता है, कभी भी क्यूआरएस बन सकता है। इसमें दो चीज़ और मिल सकती हैं कि अगर आपका जो है क्यूआरएस कम्प्लेक्स ब्रॉड मिल रहा है, मतलब चौड़ा हो गया, वाइडनिंग हो गई है, तो ये हो सकता है वेंट्रिकुलर की वजह से, एक्टोपिक की वजह से। और अगर नैरो कम्प्लेक्स मिल रहा है क्यूआरएस, तो वो सुप्रा वेंट्रिकुलर की वजह से हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया पीआर इंटरवल के बारे में। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स।